घटनासार पार्ट 5 वीडियो। भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउरा रेल लिंक का उद्घाटन। 1 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक नए रेल लिंक का उद्घाटन संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया। अगरतला त्रिपुरा और अखाउरा बांग्लादेश के बीच रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। इस रेल मार्ग से त्रिपुरा से कोलकाता के बीच वाया ढाका जाने से समय की 10 घंटे में बचत होगी। भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू किए गए 12.24 किमी इस डबल गेज रेल लिंक में 6.78 किमी लंबा रेल लिंक बांग्लादेश में है और 5.46 किमी लंबा रेल लिंक त्रिपुरा में है। पश्चिमी त्रिपुरा में निश्चिंतपुर इस मार्ग पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा। 2 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा वर्चुअल तरीके से 1 नवंबर को किया गया। इसमें 65 किमी लंबा खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन व बांग्लादेश के रामपाल में मैत्रीय सुपर थर्मल पावर प्लांट के यूनिट 2 शामिल है। 1320 मेगावाट की इस सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना भारत के एनटीपीसी और बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा मिलकर भारत की मदद से ही की गई है। भारत मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को बुलाने के लिए सहमत हो गया है। भारत मानवीय कार्यों पर काम करने के लिए मालदीव में तैनात लगभग 75 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के मालदीव की नई सरकार के अनुरोध पर सहमत हो गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने दुबई में कोप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के 2 दिन बाद 3 दिसंबर 2023 को यह बात कही। भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर व 2020 में एक छोटा विमान उपहार में दिया। इन विमानों का प्रयोग राहत एवं बचाव कार्य, चिकित्सा आपात स्थिति में किया जाना था। साल 2021 में मालदीव के सुरक्षा बलों ने कहा कि इन हेलीकॉप्टर और विमानों को संचालित करने के लिए लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। भारतीय सैनिक 2013 से मालदीव के लामू और अद्धू द्वीपों पर तैनात हैं। वर्तमान में डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 एचएएल हेलीकॉप्टरों के साथ लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू जो 30 सितंबर 2023 को संपन्न चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोहेल के स्थान पर नए राष्ट्रपति चुने गए थे तथा जो शुरू से ही चीन के पक्षधर और भारत विरोधी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, ने 17 नवंबर 2023 को शपथ ग्रहण करने के 24 घंटे के भीतर ही मालदीव में तैनात भारतीय सैन्यकर्मियों को वहां वापस बुलाने के लिए औपचारिक अनुरोध भारत सरकार से किया था। उन्होंने कहा कि मालदीव की जनता से ने अनुरोध करने के लिए एक मजबूत जनादेश दिया है। भूटान नरेश की भारत यात्रा। भूटान नरेश जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा 3 से 10 नवंबर 2023 को संपन्न की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ भूटान नरेश की वार्ता 6 नवंबर को हुई। द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ आपसी महत्व के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा वार्ता में की गई। दोनों नेताओं के बीच अप्रैल 2023 में हुई पिछली बैठक के बाद आपसी भागीदारी में हुई वृद्धि पर संतोष दोनों पक्षों ने व्यक्त किया। भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2018 से 2023 की परियोजना के लिए भारत द्वारा समय से जारी की गई वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद भूटान की ओर से दिया गया। भूटान में 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण की प्रगति पर दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया। असम के कोकराझार व भूटान के गेलेफू के बीच रेल लिंक के लिए लोकेशन सर्वे का काम शुरू करने पर सहमति बनी। भूटान के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल होने के निर्णय का भारत ने स्वागत किया। तीसरे देश के लोगों के प्रवेश के लिए असम में डारंगा तथा भूटान के सामद्रुप जोंगखार में इमिग्रेशन चेक पॉइंट के लिए सहमति दोनों पक्षों में बनी। भूटान के छात्रों के लिए असम के मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने पर भी सहमति बनी। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 संसद में पारित। राज्यसभा ने 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने 4 दिसंबर को ही इस विधेयक को पारित कर दिया गया था। विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करेगा, जो विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को स्थापित करता है। इस विधेयक का उद्देश्य जनजातीय कला, संस्कृति, रीति रिवाजों के साथ साथ तकनीकी सुधार में शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा देना है। विधेयक में तेलंगाना के एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। इसका नाम समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। यह मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं को अवसर प्रदान करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार विश्वविद्यालय भारत के जनजातीय समुदायों से संबंधित मामलों पर शोध केंद्र होगा।
मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शिक्षा संस्थानों में ड्रॉप आउट पर भी ध्यान की बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में ड्रॉप आउट करने वालों का विश्लेषण किया है। विश्लेषण के अनुसार सामान्य वर्ग के 1.53%, ओबीसी वर्ग के 1.51% व एससी वर्ग के 1.47% व अनुसूचित जनजाति के 1.29% छात्रों ने स्कूल छोड़ने की दर पिछले 5 सालों में रही। नीति आयोग की पहली डेटा रैंकिंग 2023 जारी। नीति आयोग द्वारा देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित पहला डेटा रैंकिंग 7 दिसंबर 2023 को जारी किया। एक्सप्रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के तिरयानी कुमरम भीम ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित पहला डेटा रैंकिंग के शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में जून 2023 के महीने में देश भर के ब्लॉकों द्वारा प्राप्त किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रगति को दर्शाया गया है। इस रैंकिंग में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला। नीति आयोग की इस डेटा रैंकिंग में देश भर के 329 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों को शामिल किया गया। एबीपी के अलावा आयोग ने अक्टूबर 2023 में अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम रैंकिंग की भी घोषणा की गई। इस पहल में ओडिशा के रायगढ़ जिला और बिहार के जमुई जिले ने क्रमशः पहला व दूसरा स्थान प्राप्त किया। विषयगत व समग्र श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक और जिलों के वर्चुअल कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक अनोखी पहल का अनावरण किया गया, जहां एबीपी और एडीपी के शीर्ष रैंकर्स को नीति आयोग ने वॉल ऑफ फेम पर प्रदर्शित किया जाएगा। वॉल ऑफ फेम आकांक्षी ब्लॉक और जिलों द्वारा अपने संकेतकों में सुधार करने और उल्लेखनीय प्रगति हासिल करने के लिए किए गए प्रयासों और परियोजना के लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करेगा। भौगोलिक दृष्टि से ब्लॉकों को 6 क्षेत्रों जोनों में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन क्षेत्र में 2 ब्लॉकों को रैंकिंग दी गई है। जोन 1 में पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ द्वीप भी शामिल हैं। जोन 2 में उत्तर भारत के राज्य, जोन 3 में दक्षिण भारत के राज्य और जोन 4 में पश्चिम भारत के और जोन 5 में मध्य भारत व जोन 6 में पूर्वी भारत के राज्य शामिल हैं। जोन 1 इसमें ब्लॉक और जिला तथा राज्य। अमरी ब्लॉक पश्चिम कार्बी जिला है और असम में असम ओंगलोंग और मिजोरम। नगोपा सैतुअल मिजोरम का है। हरैया बस्ती उत्तर प्रदेश का और विरनो गाजीपुर उत्तर प्रदेश का। मस्की जो है जोन 3 में है, रायचूर कर्नाटक का और सेकंड स्थान नारनूर आदिलाबाद तेलंगाना का। और जोन 4 में सिरोचा गढ़चिरौली महाराष्ट्र का और सेकंड स्थान अहर्री गढ़चिरौली महाराष्ट्र का ही। 5वां जोन में तिरला थार मध्य प्रदेश और सेकंड स्थान पाट बड़वानी मध्य प्रदेश। जोन 6 में आदर्श सीवान बिहार और रामगढ़ दुमका झारखंड। सभी श्रेणी के विजेताओं को शीर्ष रैंक के लिए 1.5 करोड़ रुपए और दूसरी रैंक के लिए 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था और एबीपी भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण व अविकसित ब्लॉकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शासन में सुधार पर केंद्रित है। 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा किया गया। यह 5 से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक कोलकाता में आयोजित किया गया था। यह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन या FIAPF द्वारा मान्यता प्राप्त है। इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने इनोवेशन मूविंग इमेजेज में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसका निर्देशन इरेज टैडमोर ने किया था। कार्ले डेनियल मालवे ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। 39 देशों की 219 फिल्में कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित की गई। अंजना दत्ता की चलचित्रों एखोन ने समारोह में स्पेशल जूरी का पुरस्कार जीता। निर्देशक जोड़ी शर्मिष्ठा मैती और राजदीप पाल की मोन पोटोगो ने बंगाली पैनोरमा श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसके अलावा हीरालाल मेमोरियल ट्रॉफी व नेटपैक अवार्ड भी दिए गए। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1995 में हुई थी। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पणजी गोवा में आयोजित। आयोजन तिथि 20 से लेकर 28 नवंबर 2023 तक। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म कैचिंग डस्ट
निर्देशक स्टुअर्ट गैर्ड थे। महोत्सव की समापन फिल्म द फेदरवेट, निर्देशक रॉबर्ट कोलोडनी, अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर, फिल्म पुरस्कार के साथ दी जाने वाली ट्रॉफी स्वर्ण, रजत और मयूर। फिल्म महोत्सव के पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर ईरानी निर्माता निर्देशक अब्बास अमीनी की फिल्म एंडलेस बॉर्डर को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रजत मयूर बुल्गारिया के निर्देशक स्टीफन कोमोडेरोव फिल्म ब्लाग्जा लेसेंस के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रजत मयूर पुरस्कार दिया गया ईरानी अभिनेता पूरिया रहीमी सैम एंडलेस बॉर्डर की भूमिका के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रजत मयूर फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलानी थियरी फिल्म पार्टी ऑफ फूल्स की भूमिका के लिए। ज्यूरी की विशेष पुरस्कार: भारतीय निर्माता निर्देशक ऋषभ शेट्टी कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए। किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार मिला। बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर सीरियाई निर्देशक रेगर आजाद काया व्हेन द सीडलिंग ग्रो के लिए। ICFT यूनेस्को गांधी पदक एंथोनी चेन फिल्म ड्रिफ्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT दीपक कुमार मिश्रा पंचायत सीजन 2 के लिए पाए हैं। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत रे पुरस्कार हॉलीवुड के निर्माता निर्देशक माइकल डगलस को प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को दिया गया। भारत में साइबेरियन बाघों का पहला जोड़ा 12 साल बाद दार्जिलिंग पहुंचा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 2 लुप्तप्राय साइबेरियन बाघ का पहला जोड़ा दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में पहुंचा। साइबेरियन बाघ लारा और अका मास 12 साल बाद कोलकाता के हवाई अड्डे से 2 विशेष एम्बुलेंस में दार्जिलिंग पहुंचे। आखिरी साइबेरियन बाघ की उम्र संबंधी समस्याओं के कारण नवंबर 2011 में नैनीताल के चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई थी। पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है। 2007 तक इसमें साइबेरिया बाघ की मेजबानी की। ये बाघ पशु विनिमय कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में साइप्रस से दार्जिलिंग पहुंचे। भारत ने पशु विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लाल पांडा को साइप्रस के पापोस चिड़ियाघर में भेजा है। पूर्वी भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 1986 में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया था। भूटान ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की। दिसंबर 2023 में भूटान के राजा जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। यह अंतर्राष्ट्रीय शहर 1000 वर्ग किमी से अधिक के क्षेत्र में विस्तृत होगा। इसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारतीय राज्य असम की सीमा को साझा करने वाले इस प्रोजेक्ट का नाम गोगेफू स्मार्ट सिटी परियोजना है। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में 27 नवंबर 2023 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बेंगलुरु के शीर्ष ही 287 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रेलवे मिलेगी जो इसके आसपास के सभी महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। यह भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। यह नेटवर्क अगले 40 से 50 वर्षों तक शहर की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, जो इसे 7 रेलवे ट्रैक पर पूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वैसे तो सर्कुलर रेलवे बनाने की परियोजना के बारे में लंबे समय से बात हो रही है, लेकिन यह पहली बार है जब सरकार ने उच्चतम स्तर पर इसकी पुष्टि की है। सरकार ने सर्कुलर रिंग रेलवे के लिए व्यवहार्यता और संरेखण अध्ययन के लिए 7 करोड़ रुपये मंजूरी दी है। SWUR के निर्माण संगठन द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा और जल्द ही निविदाएं मांगी जाएगी। रिपोर्ट सितंबर 2024 तक तैयार हो जाएगी। अभी तक चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा 235.5 किमी सर्कुलर रेलवे है। बेंगलुरु इसे पार कर सकता है और 149 किलोमीटर लंबे उपनगरीय रेलवे के साथ कोलकाता के बाद भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क प्राप्त कर सकता है। भारत का गरबा नृत्य यूनेस्को की सूची में। गुजरात के गरबा नृत्य को दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH घोषित किया है। गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इससे पहले 2021 में इस सूची में कोलकाता के दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। गरबा नृत्य सामाजिक व लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। गरबा गुजराती लोक नृत्य का एक रूप है
जो 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का जश्न है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति ने 18वीं बैठक 5 से लेकर 9 दिसंबर 2023 के बीच बोत्सवाना के कसाने शहर में आयोजित की गई थी। इसी दौरान गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामारोई रूटो ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 4 से लेकर 6 दिसंबर 2023 तक भारत की राजकीय यात्रा की। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में उनके औपचारिक स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और केन्या के राष्ट्रपति रूटो के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केन्या को उसके कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए भारत 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर 2084 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। भारत ने अपनी विदेश नीति में हमेशा अफ्रीकी देशों को उच्च प्राथमिकता दी है और पिछले लगभग एक दशक में मिशन मोड पर महाद्वीप पर के साथ अपने समग्र संबंधों का विस्तार किया है। दोनों देश 2023 में राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमारे संबंधों का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। मुंबई और मोम्बासा को आपस में जोड़ता हुआ विशाल हिंद महासागर हमारे प्राचीन संबंधों का साक्षी रहा है। केंद्र के राष्ट्रपति रूटो ने आतंकवाद को भारत और केन्या के लिए बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि भारत और केन्या के रक्षा बल आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए अनुभव, ज्ञान व खुफिया जानकारी साझा करते हुए साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पुष्टि करता हूं कि भारत केन्या के लिए बेहद उपयोगी रहा है, खासकर समुद्री क्षेत्र में। मैं हिंद महासागर में केन्या से संबंधित और प्रासंगिक संसाधनों के अनुसंधान व दस्तावेजीकरण में भारत के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। बातचीत के दौरान भारत और केन्या ने आपसी व्यापार को डॉलर की जगह रुपए में करने पर सहमति व्यक्त की और साथ ही केन्या यूपीआई के प्रोग्राम के लिए भी तैयार है। आरबीआई ने जिन 22 देशों के स्पेशल रुपए बोस्त्रो खाता खोलने को मंजूरी दी है, उसमें केन्या भी शामिल है। बोस्त्रो खाता ऐसा खाता होता है जिसे घरेलू बैंक किसी दूसरे देश में विदेशी बैंकों के रूप में रखते हैं, लेकिन इसमें घरेलू बैंक की मुद्रा व करेंसी होती है। घरेलू बैंक इसका उपयोग अपने उन ग्राहकों को इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस देने के लिए करते हैं। बातचीत के दौरान भारत और केन्या के बीच विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा प्रमुख है। अफ्रीकी संघ ने G20 में शामिल होने के बाद केन्याई राष्ट्रपति के भारत दौरे पर पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए कहा कि रूटो की यात्रा से केन्या और अफ्रीका संघ के साथ भारत के संबंधों को और नई मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर केन्या के राष्ट्रपति ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस, इंटरनेशनल सोलर एलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। समझौते के महत्वपूर्ण बिंदु: खेलों में दोनों देशों के बीच सहयोग, डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को सहन करने के क्षेत्र में सहयोग। 2023 से 27 के दौरान दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, भारतीय मानक ब्यूरो BIS और केन्याई मानक ब्यूरो KEBS के बीच समझौता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केन्या मुक्त विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। अहमदाबाद में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर घोल मछली को गुजरात का राज्य मछली घोषित किया है। घोल मछली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। सुनहरे भूरे रंग वाली इस मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनोविया डायकैथस है। इसे सोने के दिल वाली मछली भी कहा जाता है। यह मछली गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाके में पाई जाती है, जो अपने मांस व एयर ब्लेडर के लिए मूल्यवान और लोकप्रिय है। घोल मछली का उपयोग बियर व वाइन बनाने के लिए भी किया जाता है। इसमें एयर ब्लेडर का उपयोग फार्मास्यूटिकल में किया जाता है। घोल मछली का मांस और एयर ब्लेडर अलग अलग बेचे जाते हैं। एयर ब्लेडर मुंबई से निर्यात किया जाता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। घोल मछली जितनी लंबी होती है उसकी कीमत उतनी ही अधिक होती है। प्रति यूनिट लंबाई घोल मछली की कीमत 5 लाख रुपए तक हो सकती है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकुंडा लॉन्च। पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकुंडा को 13 दिसंबर 2023 को केरल के अलापुझा में अरूर के पास स्थित नेवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक नावों के यार्ड से लॉन्च किया गया। इसका नाम तेज लंबी मछली बाराकुंडा के नाम पर रखा गया। इस नेवल्ट द्वारा डिजाइन किया गया है, जो 12 यात्रियों और कार्गो को ले जा सकता है। इसे वर्क बोट के रूप में
अस्थिर समुद्र में भी तैनात किया जा सकता है। 14 मीटर लंबा और 4.4 मीटर चौड़ा जहाज 12.5 समुद्री मील 23 किमी घंटा की तेज गति प्राप्त कर सकता है और एक बार चार्ज होने पर इसकी काम करने केवल 7 घंटे हैं। इसमें दो 50 किलोवाट के इलेक्ट्रिक मोटर लगे हैं। साथ ही इसमें समुद्री ग्रेड LFP बैटरी और 6 किलोवाट सौर ऊर्जा पैदा करने वाले जनरेटर भी लगाया गया है, जो कुशल और स्वच्छ ऊर्जा उपयोग का प्रतीक है। जहाज का निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड के लिए किया गया था, जो मुंबई डाक पर पर्यावरण अनुकूल जहाज पेश करेगा। नेवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक बोट्स देश की प्रमुख समुद्री तकनीकी कंपनी है, जो सौर इलेक्ट्रिक जहाज़ों के निर्माण व समुद्री क्षेत्र को डीकार्बनाइजिंग बनाने की दक्षता रखती है। बर्लिंग स्टार्टअप एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड 2023 में मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट श्रेणी में विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य जिसे एक दिन में सर्वाधिक 18 GI टैग मिले। 4 दिसंबर 2023 को हाल ही में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसे एक दिन में सर्वाधिक 18 GI टैग प्राप्त हुए। अब तक प्रदेश में कुल 27 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन उत्पादों के लिए GI टैग प्रमाण पत्र का विवरण किया है। उत्तराखंड में GI टैग प्राप्त प्रमुख उत्पाद तो बेरीनाग चाय। इस चाय की लंदन के चाय घरों और चाय ब्लेंडरों में अत्यधिक मांग है। इस चाय को हिमालय में जंगली रूप से उगने वाली एक पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है, जिसे बाद में एक ठोस द्रव्यमान में संपीड़ित किया जाता है। बिच्छू बिछुआ बूटी कपड़ा GI टैग। मडुआ भी GI टैग मिला है। तीसरा झंगोरा, यह उत्तराखंड में हिमालय की वर्षा आधारित क्षेत्र में उगाया जाने वाला घरेलू बाजरा है।